हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जित ज्ञान बाय रुचिका। आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आज को सारे कवर अप कराने वाली हूँ आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपके कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो इम्पोर्टेंट हो और आपका मिस हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टीचिंग, ठीक है, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक करेंगे हम लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे टीचिंग। एक्चुअल में टीचिंग होती क्या है? ठीक है, टीचिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, टीचिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसका क्या एक ही प्रोसीजर क्या होता है? देखो, टीचिंग जो होता है कि टीचिंग का मतलब होता है डेवलप करना। ठीक है, डेवलप करना, डेवलपमेंट। किस में डेवलप करना? लर्नर में डेवलप करना। ठीक है, लर्नर में डेवलप करना थ्रू लर्निंग। और उसके अंदर क्या लेके आना? एक परमानेंट चेंज लेकर आना, परमानेंट चेंज। ठीक है, एक्चुअल में जो टीचिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? डेवलप करना। किसको डेवलप करना? लर्नर को करना थ्रू लर्निंग। उसके अंदर एक परमानेंट चेंज लेके आना। ठीक है, उसके बिहेवियर में, उसके हैबिट्स में, उसकी नॉलेज में। ओके, तो टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? उसके अंदर चेंज करना। ठीक है, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे अपनी नॉलेज, स्किल, वैल्यूज को दूसरे को हम क्या करते हैं, उसको, ये चीजें उनको थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके लर्नर के अंदर चेंजेस को लेकर आना। ठीक है, उसके अंदर एक चेंज को क्रिएट करना। टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड्स। अप्रोप्रिएट मेथड्स का यूज करना अकॉर्डिंग टू लर्नर। ठीक है, ये वेरी करता है मेथड्स लर्नर के बेस पर कि लर्नर की पावर, लर्नर की कैपेसिटी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, उसको वो चीजों के बारे में कैसे समझ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है, अपने एड्स को, मेथड्स को चेंज करता है और उसको अपने लेक्चर को डिलीवर करना, किस फॉर्म में करना है, वो सारा क्या होता है, टीचिंग में आता है। ठीक है, द रोल ऑफ टीचर इज टू क्रिएट ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट, प्रोवाइड गाइडेंस, फीडबैक एंड हेल्प लर्नर डेवलप। किसको डेवलप करना? स्किल को डेवलप करना, नॉलेज को करना। दे नीड टू सक्सेस, जो उसे कहाँ ले जाएंगे? सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, good teaching is essential for the development of individual and society as a whole. It helps to foster critical thinking, creativity and innovation. ठीक है, ये टीचिंग का क्या मीनिंग हुआ कि उसकी लर्नर को डेवलप करो, उसकी थिंकिंग को डेवलप करना, उसके अंदर चेंजेस को लेकर आना। ठीक है, उसके स्किल को, नॉलेज को, उसके आइडियाज, हम उनको अपने जो टीचर के आइडियाज, इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, लर्नर के अंदर एक चेंज को क्रिएट। ओके, उसके अंदर एक टीचिंग के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग का करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में इसमें से ही असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग का वही चीज होती है, कंप्लीट सोशल प्रोसेस होती है ये। ठीक है, टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना स्टूडेंट्स को, उनको बताना चीजों के बारे में जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस होता है। टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचिंग सोर्सेज के बीच में। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग क्या करता है? टीचिंग किसका कारण है? चेंज इन बिहेवियर, उनके बिहेवियर में चेंज को करता है। टीचिंग क्या होती है? आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है। ओके, आर्ट, कला, उसको किस तरीके से चेंज उसके अंदर लेकर आना है। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। ठीक है, टीचर किसको फैसिलिटेट देता है? लर्निंग को देता है। टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। टीचिंग क्या होती है? दोनों ही होती है। ओके, ओके, दोनों कैसे क्या होती है? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, जैसे हम कहते हैं ना, अपने कॉन्शियस होके पढ़ना चाहिए तभी हमें कोई चीज समझ में आती है। ठीक है, वो कौन सी चीज? फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने जैसे कोई टॉपिक आपको क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है, उस टॉपिक को अगर आप कॉन्शियस माइंड से बैठ के पढ़ेंगे, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब आपका ध्यान कहीं और है। ओके, आप कहीं और देख रहे हो,
ठीक है, आप पढ़ने में दिमाग आपका कहीं और है कि घर उस टाइम क्या चल रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं, काफी देर होगी हमें पढ़ते हुए, हमें भूख लगने लग जाती है, मम्मी ने आज क्या बनाया होगा, क्या मम्मी ने ये बनाया होगा मेरे लिए, तो माइंड वहां पे है, फिजिकली आप यहाँ प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनकॉन्शियस माइंड। ओके, कॉन्शियस होके पढ़ोगे तभी आपको कुछ समझ आएगा, लेकिन टीचिंग दोनों ही होता है, कॉन्शियस भी होता है, अनकॉन्शियस भी होता है। लेकिन अब ये जैसे कॉन्शियस का एग्जांपल यही हो गया कि आप अब स्टडी कर रहे हो, तो जब तक आप कॉन्शियस होके नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्शियस। एक अनकॉन्शियस क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हो, आपको पता है कि साइकिलिंग कैसे करनी है, आप वो करते जा रहे हो, बट आपको अब उसका माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती। अब हमारे माइंड में हम कुछ और चल रहा होगा, ठीक है, अब हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन हम साइकिलिंग भी कर रहे होंगे, तो उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस प्रोसेस। ओके, तो टीचिंग क्या होती है, दोनों होती है, कॉन्शियस भी होती है और एक अनकॉन्शियस प्रोसेस, दोनों ही होती है। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, टीचिंग के कितने लेवल होते हैं, टीचिंग के हम करेंगे, टीचिंग के होते हैं 3 लेवल्स। टीचिंग करते हैं हम 3 लेवल्स पर, 3 लेवल्स पर टीच की जाती है। कौन कौन सी होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। फर्स्ट आता है हमारा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल कौन सा होता है, इट इज अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इन विच टीचिंग इज डन to provide textbook knowledge to students and emphasis is more given to memorization rather than learn. Okay, थ्रूलेस टीचिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक भी बोला जाता है, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो लर्नर होता है वो फुल्ली डिपेंड होता है टीचर के ऊपर। जो टीचर ने कह दिया उसमें क्या होता है, वो फ्रीली नहीं सोचता कि मुझे सही बताया गलत बताया। ठीक है, इस लेवल पर क्या किया जाता है कि जो टीचर ने बता दिया उसको एज इट इज हमने सीख लिया। इसके अंदर क्या की जाती है, इसके अंदर होती है क्रैमिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या की जाती है, इसमें क्रैमिंग की जाती है। जो एक बार टीचर ने बोल दिया उसको हम क्या कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी चीज करवाई जाती है, इसमें जैसे भी टीचर हमें किसी भी टॉपिक के बारे में समझाते हैं तो हम उसको एज इट इज ही लर्न करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें सही बताया क्या गलत बताया, हमने उसको एज इट इज अपने माइंड में एक जगह पे हमने उसको स्टोर कर लिया कि ये एज इट इज हमने यही वर्ड्स बोलने हैं। ठीक है, उसके अंदर जो लर्नर का रोल होता है वो होता है पैसिव, पैसिव नेचर का होता है। पैसिव नेचर का क्यों होता है, क्योंकि वो अपने माइंड से कोई भी डिसीजन नहीं लेता, वो जो भी लेता है पैसिवली होता है। जो टीचर ने बता दिया वही मैंने एज इट इज कर लिया, तो उसे बोलते हैं हम पैसिव इन नेचर। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको जब छोटे बच्चे नर्सरी एलकेजी क्लास में होते हैं तो वो कैसे लर्न करते हैं, जो उन्होंने टीचर ने बता दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो अब उन्हें नहीं पता कि ए फोर क्या था, बी फोर क्या है, बी क्या चीज है, सी, अब वो ये नहीं समझ रहे कि ए क्या है। उन्होंने मैडम ने सिखा दिया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो एज इट इज क्या करते हैं, वो इस चीज को बिना सोचे समझे उसको क्रैमिंग कर लेते हैं। अब छोटे बच्चे से कभी आप सुनोगे ना, राइम सुनाओ आप, वो एज इट इज सुनाते जाएंगे जिस सीक्वेंस में उन्हें स्कूल में करवाते हैं। अगर उन्हें 3 पोएम्स आती है ना तो वो पता है क्या करेंगे, फर्स्ट सुनाई, सेकंड, उसके बाद वही, अगर आप उसे कहोगे ये वाली नहीं, इसके बाद ये आती है, मैम यही करवाती है। तो वो क्या करते हैं, उस चीज को क्रैम कर लेते हैं जो उसकी टीचर करवाती है। ठीक है, मेमोरी लेवल में ये होता है कि छोटी सी स्टेज, जब एक छोटा बच्चा जो होता है उस स्टेज पर सिर्फ चीजों को माइंड में याद रखना। देखो काफी बार जो क्वेश्चन आता है उसमें वर्ड आता है रिकॉल का, रिकॉल, रिकॉल किससे रिलेटेड होता है, मेमोरी लेवल से रिलेटेड होता है कि किसी भी चीज को बार बार रिपीट कर करके उसको याद करवाना, उसे बोलते हैं हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके अंदर पेडागोजी को भी इसके साथ कोरिलेट किया हुआ है, इसको मैं करवाती हूँ बात, चलो मैं एक बार बता ही देती हूँ। पेडा पेडागोजी में यही होता है, चीजों को रिकॉल करवा के उनको लर्न करवाना, थ्रूलेस टीचिंग होती है, इसमें बिना सोचे समझे टीचिंग की जाती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, इज मोर डेलिब्रेट टीचिंग, ये जानबूझकर टीचिंग मेथड को यूज किया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेक्ट होते हैं विद कॉन्सेप्ट्स एंड द
Name implies comprehend the content. They evaluate the concept. Concepts को क्या करते हैं? Evaluate करते हैं and being together the facts and other notions associated with their based on the students' prior awareness and comprehension level. Teachers and students are also equally interested in this phase, and in this teaching, teachers use debates, seminar, explanation, and other similar methods. The classroom atmosphere is welcoming and stimulating. Okay. देखो अंडरस्टैंडिंग मेन स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें कोई भी कंसेप्ट करवाया गया, ओके, तो अब वो क्या कर रहे हैं, उन चीजों को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये होता है, एक्चुअल में ये इसका क्या मीनिंग है। वो क्या करेंगे, इसमें अपने टीचर से क्वेश्चंस आउट भी करते हैं। ओके, ये किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। ये वाला लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? मॉरिसन ने। मॉरिसन ने दिया था। इसमें जो टीचर का और स्टूडेंट का जो रोल रहता है 50-50 रहता है। ठीक है, 50-50 रोल रहता है, जबकि उसमें क्या था हमारा मेमोरी लेवल में, इसमें जो टीचर का था 100% और स्टूडेंट्स का कितना था? 0, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करते, इसमें करता है सारा कंप्लीट टीचर रोल प्ले करता है। ठीक है, कंसेप्ट्स एंड रिलेशनशिप से रिलेट करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या आते हैं? कंसेप्ट्स आते हैं, रिलेशनशिप के बारे में कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं हम इसमें, एंड रिलेशनशिप की। कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल्स दे देके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं अब आपको कोई भी, अब जैसे मैंने मेमोरी लेवल का आपको करवाया कि स्टूडेंट्स जो छोटे होते हैं उनको रिकॉल करवा के मैंने एग्जाम्पल दिया, तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपको अंडरस्टैंड करवाने की एक टॉपिक की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये कंसेप्ट। ये होता है अडल्ट लर्निंग। अडल्ट लर्निंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंड्रागोगी। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, और जो ये आता है फिर उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हम कोरिलेट करते हैं हेटागोजी, हेटागोजी के साथ। ठीक है, ये कौन सा होता है? अपर थ्रोफुल टीचिंग बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है अपर थ्रोफुल टीचिंग। इसमें कुछ और भी अंडरस्टैंडिंग से इसका लेवल जो होता है वो और ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स टीचर्स मिलके कोई काम करते हैं, इसमें टीचर का जो रोल हो जाता है बहुत ही कम होता है। इसमें स्टूडेंट्स खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को कहना नहीं पड़ता कि आपको ये काम करना है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, टीचर से प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं, उसके सॉल्यूशन को लेते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व, ये आपके कीवर्ड्स हैं एग्जाम्स में जो आते हैं, ये कीवर्ड्स आते हैं, तो इनको और अच्छे से करना। इसको उसके साथ कोरिलेट किया जाता है, लेजी फेयर एटीट्यूड के साथ किया जाता है। लेजिस फेरी एटीट्यूड। ओके, ये सेल्फ डिटरमाइंड होती है, सेल्फ डिटरमाइन होती है। ठीक है, सेल्फ डिटरमाइन होती है। हंट एंड बिग ने ये डेवलप किया था। हंट एंड, ये हंट एंड बिग डेवलप किया था इसको, लेवल को। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू डेवलप क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, अपनी सोचते हैं उसके बारे में, क्रिएटिविटी दिखाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, डेवलप द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनकी एबिलिटी बढ़ती है स्ट्रेट डिसीजन मेकिंग के लिए, कि मतलब कोई भी डिसीजन लेना है वो इंडिपेंडेंटली उसको लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो होता है इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है उनकी। डेवलप एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर को डेवलप करना, कि वो एक सॉल्यूशन कैसे उसका फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने टीचर्स की भी इसमें हेल्प लेते हैं, क्योंकि टीचर्स का रोल इसमें बहुत कम होता है।
ठीक है, ये अपर थिंकिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, इसमें डबल लूप लर्निंग की जाती है। डबल लूप लर्निंग, डबल लूप लर्निंग क्या होता है? देखो, लर्निंग जो होती है टू टाइप्स की होती है। एक होती है सिंगल और एक होती है डबल लूप लर्निंग। ठीक है, सिंगल में क्या आता है? सिंगल लूप लर्निंग में क्या आता है? सिंगल लूप लर्निंग में आता है कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई, उसका प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन ढूंढना, उसको बोलते हैं सिंगल लूप लर्निंग। ओके, और डबल लूप लर्निंग में क्या होता है? कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, डबल लूप में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, प्लस सॉल्यूशन, उसका क्या किया गया? सॉल्यूशन किया गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? डबल लूप थिंकिंग है, डबल लूप लर्निंग है, तो इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा होगा, डबल। ठीक है, तो प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन ढूंढा, लेकिन अब उसके बाद कारण भी ढूंढा गया, कॉज ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपके सामने आई है, लेकिन उसका कारण क्या रहा, वो प्रॉब्लम क्यों आई? ठीक है, सॉल्यूशन तो हमने ढूंढा, लेकिन साथ में ये भी देखा कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे कोई भी सिस्टम में कोई चेंज करना चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना फेस करनी पड़े, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? चेंजेस भी करते हैं, चेंजेस भी करते हैं इन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस करने की जरूरत है हमें, उन सिस्टम्स को हम चेंज भी करते हैं। ठीक है, दोबारा देखेंगे कि जो लर्निंग होती है हमारी टू टाइप्स की होती है। लर्निंग एक तो होता है सिंगल लूप लर्निंग, एक होती है डबल लूप लर्निंग। सिंगल में हम क्या करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम आती है उनका सॉल्यूशन को किया जाता है। लेकिन रिफ्लेक्टिव लर्निंग टीचिंग में क्या होता है? डबल लूप लर्निंग होती है। तो डबल लूप लर्निंग में प्रॉब्लम आती है कोई भी, उसका सॉल्यूशन तो हम ढूंढते ही हैं, प्लस उसके साथ हम कॉजेज को भी ढूंढते हैं कि किस कारण से हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, प्लस उसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हमें इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम फेस ना करनी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपकी। ओके, अब देखिए जो हम नेक्स्ट कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स में, लेवल्स हो गए हमारे। लास्ट देखिए, टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड इंडोक्ट्रिनाइजेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए प्रैक्टिस जो है ना टीचिंग की, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन इसका आता ही है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है इन टर्म्स को समझ लीजिए, बस समझ लीजिए। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा असर्शन बेस्ड आएगा, ये जो भी आएगा आईसीटी के साथ भी ऐड होके, या कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है आपका, कम्युनिकेशन के साथ भी टीचिंग एड अप होके इक्वेशन आता है। ठीक है, पहले आते थे जो अलग अलग से आते थे, बट अब क्या हो गया, सारे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, हमें पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसे दो दो सब्जेक्ट के एक में बड़े कॉम्बिनेशन बन के आते हैं कि मान लो असर्शन में एक ये दे दिया, क्लासरूम को हम कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट करके दे देते हैं, कई बार आईसीटी के साथ, इनमें काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये लास्ट हमारा रह गया, टीचिंग इज अ continuum of training, conditioning, instruction and indoctrination। ठीक है, तो एक बार हम ये वाला करते हैं। टीचिंग में क्या होता है? देखो, जो ये जो होती है कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, ये तो होती है हमारी लो लेवल की। ठीक है, लो लेवल की टीचिंग होती है, और ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी हाई लेवल। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आना। कंडीशनिंग जो हमारा सबसे लो लेवल का होता है, सबसे पहले आता है हमारा कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है कि हम इसमें रिपीटिव नेचर की होती है ये। क्या होती है ये? रिपीटिव इन नेचर। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या होती है हमारी? रेपिटिव इन नेचर होती है। ठीक है, रिपीट, रिपीट करना। किस चीज को रिपीट करना?
उनको रिपीट कर करके, कोई रिकॉल करके चीजों को मेमोराइज कराना, याद कराना, ये होता है हमारे कंडीशनिंग के अंदर। इसमें क्या होता है, जैसे अब छोटे बच्चों की बात करते हैं हम, उनको रिकॉल करके किसी चीज के बारे में याद करवाना, तो मतलब उनको पनिशमेंट भी आता है इसके अंदर और रिवॉर्ड भी आता है। ठीक है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि अगर आपने गुड वर्क किया तो ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो ये सब आता है कंडीशनिंग के अंदर, लो लेवल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेन करना किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई स्पेसिफिक स्किल के अंदर चेंज करके नॉलेज को डेवलप करना, स्किल में डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करना, इंक्रीमेंट करना, इंक्रीज करना। लेकिन जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो दी जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको जैसे कि गेम सिखाना होता है, ठीक है, अगर अपने भाई को सिखाते हो या किसी भी, अगर आप खुद भी सीखते हो ट्रेनर से किसी से, तो फॉर एग्जाम्पल आप बैडमिंटन सीख रहे हो, तो वो आपको क्या बताएगा, आपने क्या करना है, रैकेट लेना है, रैकेट के साथ कैसे हमने खेलना है, वो सारा आपको एक बार बताएगा। वो अब ये थोड़ा ना आपको बार बार यही चीज, बार बार ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो आप क्या कहेगा, अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, कहता है ना, वो क्या कहता है, आपको प्रैक्टिस करो। उसने एक बार क्या किया, शॉर्ट टाइम के लिए आपको 10-15 मिनट के लिए उसने आपको बता दिया, सारा प्रोसीजर समझा दिया कि आपको कैसे कैसे खेलना है, शटल को कैसे आपने लेना है और कैसे आपने फेंकना है। ठीक है, तो सारा कंप्लीट उसने प्रोसीजर बता दिया आपको, 10 मिनट में बता देगा, 15 मिनट में, 20 मिनट। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं बताता, इतने में बता के आपको पता चल गया कि ऐसे करना है। तो उसके बाद आप खुद क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना ही ज्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग के अंदर यही होता है कि हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, और एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें कोई ट्रेनिंग देता है, उससे हम क्या हो जाते हैं, ट्रेंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट, हाई लेवल का। हाई लेवल में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और क्या होता है, इंडोक्ट्रिनाइजेशन होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं, ऑर्डर दिया जाता है इसमें, ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होता है, फॉर्मल, इसमें अंदर आते हैं फॉर्मल ऑर्डर्स। जैसे टीचर ने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को खड़ा किया, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, किसी भी काम को आपको कैसे करना है। ओके, अब आपको टीचिंग में तो क्या है, आपको बता दे कि आपको ये काम करना है। ओके, तो उसको इंस्ट्रक्शंस देना कि उस काम को कैसे किया जाना है। टीचिंग में क्या होगा, आपको बताया कि काम को करना है, और इंस्ट्रक्शन देना उस काम को, उस स्पेसिफिक वर्क को कैसे आपने कंप्लीट करना है। इंस्ट्रक्शंस देके फॉर्मल ऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इंडोक्ट्रिनाइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर बिलीफ्स को, चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज, इसके अंदर तो देखो जैसे इंस्ट्रक्शंस था, चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज के अंदर आता है। इसके अंदर हमने क्या किया, उसकी नॉलेज को इंक्रीज किया। ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज किया, चेंज किया उसके अंदर। इंडोक्ट्रिनाइजेशन के अंदर आता है बिलीफ्स को, चेंज इन बिलीफ्स। हमारे देखो हर किसी के अपने अपने बिलीफ होते हैं। ठीक है, हर किसी के घर में किसी, कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है, तो अपने अपने बिलीफ्स होते हैं। ठीक है, कोई चीज गलत हो या सही हो, ओके, तो उनके अंदर कोई भी चेंजेस लाना है, तो वो किसके अंदर आता है, इंडोक्ट्रिनाइजेशन के अंदर, चेंज इन बिलीव्स, उनके अंदर चेंज लेकर आना, माइंड वॉश, जो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, इंडोक्ट्रिनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर मतलब जिसपे हम ना क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उनके जो बिलीव्स हैं वो मानते हैं, उनपे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इसके अंदर क्या होता है, नो काउंटर क्वेश्चन, नो काउंटर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है टीचिंग में ऑल अबाउट चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। ये क्वांटम इसके सारे हैं टीचिंग के। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो हमारा इंस्ट्रक्शन था, इसमें मैंने आपको बताया कि फॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, फॉर्मल। ठीक है, अगर लर्निंग देखा जाए, हम किसके ऐसे कैसे लर्न करते हैं, लर्निंग जो होती है देखो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। ठीक है, फॉर्मल में तो इंस्ट्रक्शंस आ गए,
और इनफॉर्मल में आप किसको इंक्लूड करेंगे? इनफॉर्मल से भी हम सीखते हैं। ये नहीं है कि हमें फॉर्मली टीचर ने हमें जब इंस्ट्रक्शंस दिया तभी हम उन चीजों को सीखते हैं, ठीक है। इनफॉर्मली भी हम सीखते हैं। इनफॉर्मली हम कहाँ सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं। ओके, तो इनफॉर्मल वे में भी हम काफी चीजों को सीखते हैं। उसके बाद आता है हमारा, आई थिंक आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। ये देखिए मैंने सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही आपको ये सारा रिवाइज करवा दिया, और जो ये मेन पॉइंट्स थे आपको 12 और 13 मैंने इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको ये सारे क्लियर करवा दिए, ठीक है। 11, 12, 13। उसके बाद हम करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व वेरियस वेरिएबल्स। देखो, टीचिंग में 3 वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, और एक होता है हमारा इंटरवेनिंग। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन होता है? टीचर होता है। वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। स्टूडेंट्स डिपेंड होते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं? वो टीचर्स पर डिपेंड होते हैं। किस चीज के लिए होते हैं? नॉलेज के लिए, अपने आप को, एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो किस पर डिपेंड है? टीचर पर डिपेंड है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग में क्या आएगा? मेथड्स आते हैं, टूल्स आते हैं, जिस पर टीचर इफेक्टिवली यूज करके स्टूडेंट्स को क्या देता है? नॉलेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। टीचर क्या करता है? डायग्नोज करता है। टीचर का फंक्शन, ये फंक्शंस बताएं, टीचर का क्या फंक्शन होता है? डायग्नोज करना। डायग्नोज का मतलब जिनको हम करवाते हैं, जो लर्नर है, टीचर क्या करेगा? उसको डायग्नोज करता है। दैट मीन्स उसके पास एट प्रेजेंट क्या नॉलेज है, उसको कोरिलेट करके उसको आगे की तरफ वो बढ़ता है, कि उसको उसके आगे के बारे में उसको बताना, ठीक है। पहले उसको जितना पता है उसके बारे में उसको जांचना, डायग्नोज करना। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन, उसके बारे में फिर उसको प्रिस्क्राइब करना और उसके नॉलेज को फर्दर आगे ऐड करना। उसके बाद होता है इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना कि वो कितना उस चीजों को समझ पा रहा है, ठीक है। उनको इवेल्युएट, हर चीज को इवेल्युएट करके देखना कि स्टूडेंट्स को कितना क्या समझ आ रहा है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा, एनालाइज करके, तो फिर उसको क्या करेंगे? मेथड्स को हम चेंज करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे? उसको आगे नॉलेज को फर्दर ऐड करते जाएंगे उसकी, ठीक है। जहां उसको पता है, जहां उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को हम खत्म करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके। ओके, पढ़ते हैं एक बार। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, स्टूडेंट्स को बोला जाता है। ही इज टू चेंज एंड डेवलपमेंट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ टीचर एंड टीचिंग प्रोसेस। टीचर के थ्रू और उसकी प्रोसेस, टीचिंग के थ्रू हम उसके अंदर क्या करते हैं? चेंजेस को लेकर आते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल प्ले द फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कौन होता है? टीचर होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की फंक्शनिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ही इज फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस while स्टूडेंट्स आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन हिम। टीचर क्या करता है? प्लानिंग करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, लीड करता है एंड कंट्रोल द प्रोसेस टीचिंग, लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिर आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग में क्या आता है? मैंने आपको वही बताया, वो अपने गोल को पूरा करने के लिए, गोल ऑफ टीचिंग को पूरा करने के लिए क्या करता है? मेथड्स का यूज करते हैं, टेक्निक्स का यूज करता है, टैक्टिक्स का, स्ट्रेटेजीज का, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं? एक स्टूडेंट्स के अंदर चेंज लेकर आते हैं और उनकी नॉलेज को एनहेंस किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम। देखो, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में, कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी दी थी। देखो, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से लेकर हायर ऑर्डर तक जाना, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा रिमेम्बरिंग। स्टेजेस दी हुई हैं आपको वन बाय वन, कैसे कैसे प्रोसेस से होकर जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग में क्या होता है? रिकॉल, स्पेसिफिक चीजों को, फैक्ट्स को बार बार लर्न करना, उनको रिवाइज करना, उनको बोलते हैं हम रिमेम्बरिंग, रिकॉल। उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग, चीजों को फिर समझना। यहाँ पर हमने क्या किया? चीजों को एज मेमोराइज कर लिया, जैसा कि टीचर ने बताया। उसके बाद उन चीजों को हमने समझा, अंडरस्टैंडिंग। फिर हमने क्या किया? अप्लाइंग। ठीक है,
अप्लाइंग, अप्लाइंग में क्या हुआ, हमने उन चीजों को रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया। देखो ये वही चीज है, रिमेम्बरिंग में वही मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर अप्लाइंग किसमें अप्लाई करके देखा जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं, चीजों को अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में, अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं उन चीजों को। ठीक है, देखो मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। देखो, अब देखो सभी को ये बात पता होती है कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये बात हो गई मेमोरी लेवल की, अब हमें ये चीज याद है कि हमें एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है। ओके, फिर उसको अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने का मतलब हमें पता है कि एक्सरसाइज करने से हम फिट होते हैं, बट एक्सरसाइज को कैसे करना है, हमें किस तरीके से, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, उन चीजों को समझना, उसे कहते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके एक एक पॉइंट को क्लियरली कंसेप्ट को ऐसे स्टेजेस में समझना कि वन बाय वन कैसे कैसे करना चाहिए, तो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि हमें पता है कि हमें कैसे करना चाहिए। अब आपको सिर्फ पता चल रहा है, अगर जब तक आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, अब आप बैठे बैठे तो कोई फिट नहीं रह सकते, तो इट मीन्स उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि चीजों को रियल वर्ल्ड में अपने ऊपर हम अप्लाई करते हैं, मीन्स अब उस प्रोसीजर को अपने ऊपर फॉलो करेंगे, और क्या करेंगे, अपनी बॉडी को फिट। तो ये होता है तीनों का, देखो एग्जाम्पल मैंने आपको वन बाय वन तीनों स्टेजेस में बता दिया। ठीक है, अब हमने अप्लाई कर लिया अपने ऊपर, फिर उसको एनालाइज करना। ठीक है, एनालाइज करना कि क्या, टेक अपार्ट द नोन एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स, उनकी रिलेशन मतलब कि हम जो कर रहे हैं चीजों को, क्या वो प्रॉपरली किया जा रहा है। फिर उसको हम क्या करेंगे, अवेल्युएट, जज करेंगे, एग्जामाइन की जो चीजें थी की हमने, क्या उनका रिजल्ट भी सही आ रहा है। ठीक है, जजमेंट किया। इसमें तो सिर्फ चीजों को हमने समझा, कि हमने जो अंडरस्टैंड किया था अपने ऊपर अप्लाई करके देखा, कि उसके बाद क्या वो चीजें सही हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एवेल्युएट करें जजमेंट के बेस पर, कि हमने जो किया, प्रोसीजर फॉलो किया, क्या उसके रिजल्ट रहे। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिएटिंग, यूज इंफॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू, उनसे फिर कुछ एक नया कुछ क्रिएट करना, उसे बोलते क्रिएटिंग। ये है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। इसमें से क्वेश्चन हमारा, इन सभी सिर्फ आपको कंसेप्ट को सबको क्लियर करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे कहना क्या चाह रहा है। टर्म्स आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फेजेस एंड मैक्सिम्स करेंगे। फेजेस, टीचिंग के क्या कितने फेजेस होते हैं, टीचिंग के फेजेस थ्री फेजेस होते हैं, थ्री फेजेस में हम पढ़ेंगे। पहला आएगा प्री एक्टिव फेज, एक्टिव होने से पहले का क्या रहेगा, प्लानिंग स्टेज होती है। ठीक है, प्लानिंग की जाती है इसमें। प्री एक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप्स, चूजिंग एजुकेशनल गोल, आपका एक्चुअल में गोल क्या है, कंटेंट को चूज करना कि क्या कंटेंट आपने करवाना है। ओके, टीचिंग की है ये, कि टीचर एक आने से पहले, पढ़ाने से भी पहले वो क्या करेगा, गोल क्या है उसका, उसे क्या कंटेंट है, उसे जो कराना है वो प्रेजेंट करना, उसकी सीक्वेंस को रेडी करना। ठीक है, डिटरमाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, किस टेक्निक्स का यूज करना है उसने, डिटरमाइन द यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करके उसे अपने मेथड को या अपने टॉपिक को कैसे उसे क्लियर करना है, लर्नर के नॉलेज स्किल के बेस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव कौन सा हो गया, जब एक्टिवली हम उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फेज बोला जाता है इसको। इंटरेक्टिव फेज में स्टेप्स होते हैं थ्री। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। ठीक है, चीजों को ऑब्जर्व करना, चीजों को क्या ऑब्जर्व करना, मीन्स अब हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा है उनको ऑब्जर्व करना कि उनको एक्चुअल में क्या समझ में आ रहा है, उनकी स्किलिंग पावर कितनी है। ठीक है, और वो कितना समझ पा रहे हैं चीजों को, कोरिलेट करना कि एक्चुअल में प्रेजेंटली उनको चीजों के बारे में कितना पता है, और उनको आगे फर्दर अगर हमें कोई नॉलेज उसके अंदर देनी है तो कैसे उनको रिलेशनशिप, उनमें कोरिलेशन बनाना, उसे बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। फिर आता है डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस में फिर वही किया, पहले हम उनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व करके कि उनको क्या पता चल रहा है, कि क्या मैं कुछ बोल रही हूँ क्या किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या बिल्कुल ये ऊपर से जा रहा है। ठीक है,
तो ऊपर से जा रहा है या उनको समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा तो उनको क्या करेंगे, हम डायग्नोज करेंगे साथ साथ, कि उनको ऑब्जर्व किया पहले मैंने उनको, ठीक है, फिर उसके बाद डायग्नोज टेस्ट नहीं लेते बीच में कि हाँ जी फिर इसके बाद बताओ क्या होगा कि ये कैसे। तो वो अपने क्या करेंगे, अपनी मेमोरी पे थोड़ा जोर डालेंगे कि ये क्या चीज बता रहे हैं, ठीक है, क्या चीज हमें करवाई जा रही है। तो उन चीजों को सोचेंगे, तभी हम क्या करेंगे, जो वो बोलेंगे उनको कोरिलेट कर करके हम उस नए टॉपिक को करवाना, वो बच्चों के लिए क्या हो जाता है, फिर वो इजी हो जाता है कुछ भी चीज समझना। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, समझेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है फेजेस ऑफ इवेल्युएशन। लास्ट हमारा फेज क्या होता है, इवेल्युएट करना, फीडबैक लेना। पोस्ट एक्टिव, यानी अब हमने अपना क्या कर दिया, अपना लेक्चर दे दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों का देखेंगे कि क्या रहा, असेस करेंगे डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, क्या उनके अंदर क्या चेंज आया, क्या उनको नॉलेज उससे मिली है या नहीं मिली है, उस चीज को चेक करना। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, जो मेथड्स लगाए जाएंगे, टेस्ट करेंगे उनको कि एक्चुअल में उनको कितना क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उनको लग रहा है हमें कि समझ आ रहा है, बेटर है। अगर लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या किए करेंगे हम, खुद ही बताओ। देखो अब मैंने उनको कि ऑब्जर्व कर लिया, उनके अकॉर्डिंग अपने मेथड को चेंज करके उनको करवाने की मैंने कोशिश की। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद उनके बिहेवियर में मैंने देखा कि एक्चुअल में चेंज हुआ, उनको कुछ समझ में आया है, तो नहीं आया है तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक मेथड से दूसरे मेथड पर स्विच कर जाऊंगी। ठीक है ना, वो मेथड उनको क्लियर नहीं हो रहा तो उस मेथड को छोड़ दो, नेक्स्ट दूसरे मेथड को अडॉप्ट करो और उसको करवाओ। तो 3 फेजेस में हमने पढ़ा। ओके, पहले पढ़ा हमने प्री फेज, फिर उसके बाद इंटर, फिर आ गया पोस्ट। ठीक है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, फिर किया पोस्ट एक्टिव। ये थे हमारे फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के हमारे 3 फेजेस होते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम ऑफ टीचिंग हैव बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड, ये क्या किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, इन्वेंट नहीं हुए हैं। दे आर सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ द वे विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड। ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सारी वही चीजें हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे जाना, कुछ चीजें सिंपल, हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगर मैं उसके टेक्निकल वर्ड स्टार्टिंग में ही आपको बोल दूं, ठीक है, वो समझ में नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल से जाते जाते हम उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड्स तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब आपको किसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली कुछ पता है, फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, ठीक है, तो मैंने बोला 2 + 2 4 होते हैं, मैंने किया फिर 4 + 2 = 6, ये भी इवन नंबर आ रहा है, ये भी इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये बात पता थी कि इवन प्लस इवन मैंने किया तो मेरा इवन आता है। ठीक है, मैंने 2 + 2 किया तो 4 आ गया, तो मैंने कहा इवन प्लस इवन = इवन आ गया। तो मैंने क्या किया, ये बात पर्टिकुलर मुझे पता थी तो मैं जर्नलाइज किया, मैंने इस बात को आगे 2-3 को मैंने ऐड करके देखा कि मैंने 4 + 4 किया, फिर भी 8 आ गया, ये भी इवन आ गया। फिर मैंने क्या किया, 4 + 8 कर दिया, तो ये आ गया 12। तो मैंने क्या किया, पर्टिकुलर हमें कुछ थोड़ी नॉलेज हमारे पास थी, उस नॉलेज के अंदर मैंने एड अप करते करते उसको जर्नलाइज कर दिया कि हर एक, अगर हम दो इवन को ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। ओके, फ्रॉम नॉन टू अननोन तक जाते हैं हम, कुछ चीजों के बारे में हमें पहले पता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनसे कोरिलेट कर करके अननोन तक हम जाते हैं, यानी कि नीचे से हम फिर अप तक जाएंगे। एक होता है फ्रॉम होल टू पार्ट। अब हमें किसी चीज के बारे में कंप्लीट एक स्टेटमेंट पता है, तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट का हमें समझना है, तो हम क्या करेंगे, उसको तोड़ तोड़ के पार्ट्स में हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उन पार्ट्स को छोटा छोटा करके उनको समझते हैं, फिर हमें एज अ होल वो कंप्लीट समझ आ जाती है। फ्रॉम डिफिनेट टू इनडेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट से वही इंडेफिनेट तक जाते हैं, कंक्रीट से ऑब्स्ट्रक्ट तक जाते हैं, एम्पेरिकल से रैशनल तक जाते हैं। कंक्रीट से ऑब्स्ट्रक्ट तक मतलब कंक्रीट, दैट मीन्स कि हम अपनी जो 5 सेंसेस हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके यूज से हम जो भी परसीव करते हैं या टच करके जो भी चीजों से हम किसी भी चीज को समझते हैं, उसके बाद हम कहाँ तक जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट तक जाते हैं, दैट मीन्स हम अपने 6 सेंस तक जाते हैं, चीजों से जो हम रिसीव कर रहे हैं चीजों को,
उन चीजों से क्या करेंगे, हम सोचेंगे, उसके आगे का हम क्या थिंकिंग बनाते हैं ना कि इसके बाद ये होगा, तो वो कहाँ तक जा रहे हैं, हम कंक्रीट से ऑब्स्ट्रक्ट तक जाते हैं। ठीक है, एक होता है एम्पेरिकल से रैशनल तक जाना। एम्पेरिकल मीन्स जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे पास चीजें हैं, रैशनल तक पहुंचना कि जिनको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, फील करके उनको कैसे हम चीजों को पहचान सकते हैं। ये होता है हमारे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, कि हमारी टीचिंग किस तरीके से होती है। उसके बाद वन एंड लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे इसमें, टीचिंग का। ठीक है, टीचिंग का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग के। तो टीचिंग का जो हमारा लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, एक इसका रहेगा मेजरिंग का। ठीक है, मेजरिंग वेरिएबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में काफी बार आता है पूछने में। मेजरिंग वेरिएबल्स, मेजरिंग वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा आता है नॉमिनल, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है, नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल जैसे नाम, क्या होते हैं इसके, नेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दी, राम श्याम। ठीक है, कुछ भी किसी चीज के बारे में लिस्ट हो, कोई भी चीजें हो। अब मान लो हमने कैटेगराइज करना है मेल फीमेल, मेल बता दिया ये फीमेल है, ये सारे क्या होते हैं, स्केल कौन सा होता है, नॉमिनल स्केल होता है, मेजरिंग वेरिएबल में नॉमिनल स्केल। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, नॉमिनल तो इसके अंदर आता ही आता है, प्लस इसमें रैंकिंग ऐड हो जाती है। देखिए अब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे दिया, इसमें क्या है, किसी स्टूडेंट का किसके साथ क्या रिलेशन, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा मेंशन होता। ठीक है, इसमें एक लिस्ट दे दी जाती है स्टूडेंट्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम इसमें रैंकिंग दे देते हैं, उन्हीं, ये तो देखो इसमें साथ साथ एडअप होता रहेगा, ये फर्स्ट सेकंड, अब यहाँ पे जैसे मैं थर्ड करवाऊंगी आपको फोर्थ, ये तो साथ के साथ बैक साइड के ऐड होते जाएंगे। यानी कि अब इसमें मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स की लिस्ट तो थी ही, उनको रैंक दे दी, पोजीशन दे दी, इसकी फर्स्ट रैंक है, फॉर एग्जांपल राम श्याम रिद्धि। ठीक है, पोजीशन दे दी इनको, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक पोजीशन कुछ भी। ठीक है, इनको देना, उसमें बोलते हैं हम ऑर्डिनल स्केल के अंदर आता है ये हमारा। उसके बाद आता है हमारा इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल स्केल। इंटरवल में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट जीरो। ठीक है, इंटरवल स्केल में क्या होता है, इसके अंदर जीरो नहीं होता है। ठीक है, नॉट जीरो बोला जाता है इसको। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे होता है, देखो -1 -2 0 1 2। ठीक है, ये क्या होता है, थर्मामीटर होता है, ये टेम्परेचर का होता है। जैसे कि उसमें टेम्परेचर दिखा दिया 2 डिग्री है, 1 डिग्री, 0 डिग्री, वो 0 डिग्री एक्चुअल में जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो का मतलब क्या, अब जैसे कि ये तो नहीं है कि टेम्परेचर होगा ही नहीं, टेम्परेचर तो होगा ना। 0 डिग्री का क्या मतलब है, यहाँ पर टेम्परेचर जीरो है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहां पे सर्दी है गर्मी, मतलब कुछ तो टेम्परेचर है, यूं तो है नहीं कि ना वहां पे गर्मी ना सर्दी। जीरो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, इसको अंदर 2 1 0 -2 -1, इसके अंदर जीरो नहीं होता है, इसमें सारी फिगर्स होती हैं। और एक जो हमारा लास्ट हमारा जो आता है, रेशो स्केल, इसके अंदर क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो होती है, एब्सोल्यूट जीरो होता है। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने कहा कि 2 kg राइस, ठीक है, 1 kg राइस। अगर कहें 0 kg राइस, तो इसका मतलब क्या हुआ
0 के केस में क्या हुआ, राइस आपके पास है नहीं, एक्चुअल में 0 है। एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है ये। और यहाँ टेम्परेचर का 0 का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो है ही, ये थोड़ी ना कि वहां पर टेम्परेचर है ही नहीं। इस बात को थोड़ा समझो कि राइस के बारे में जैसे बात की जाए 0, तो इसमें ये चीजें एब्सोल्यूट 0 का केस नहीं होता, इसके अंदर रेशियो स्केल के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेजरिंग वेरिएबल्स का। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टीचिंग के, मैंने आपको ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे करवाए हैं, तो इन सबको अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर हम करेंगे अपना स्टार्ट लर्निंग का। ओके, लर्नर एक्चुअल में होते कौन है, जो कि चीजों को सीखते हैं। चीजों को सीखना मीन्स एक कॉन्टिन्यूटी में प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस होती है कि किसी भी एज में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमेशा वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है लाइफ में। ओके, तो वो सब कुछ सीखता रहता है, तो उससे क्या होता है, उनके बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है, बिहेवियर में उनके चेंज आएगा, परमानेंट चेंज आएगा, तभी हम कहते हैं ना कि उन्होंने कुछ सीखा है। ठीक है, तो हमने देखिए टाइप्स ऑफ लर्नर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लर्नर हमने लर्नर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी, एक तो यंग, एडोलसेंट एंड एडल्ट। क्योंकि यंग कौन होते हैं, जिनकी एज 1 से 4, 1 से 4 साल का जब एक छोटा बच्चा होता है, उसके बीच में, उसे बोलते हैं हम यंग लर्नर्स। यंग लर्नर, इनको हमें जो डिवाइड किया गया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनके नेचर के बेसिस पर, एज फैक्टर के बेसिस पर, ताकि अब हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, यंग लर्नर्स कौन से होते हैं, दीज लर्नर्स आर चिल्ड्रन, ये वो बच्चे होते हैं। द वे ऑफ लर्निंग इज क्वाइट डिस्टिंक्ट कंपेयर टू द लर्निंग बिहेवियर ऑफ अदर एज ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होती है कि देखो 1 से 4 साल के वो बच्चे होते हैं जिनको पर्सनली अटेंशन की जरूरत होती है। ठीक है, वो अगर आप उनको गाइड करोगे वो कुछ नहीं कर सकते, वो प्रॉपर ही डिपेंड किस पर होता है, टीचर्स के ऊपर फुली डिपेंडेंट होते हैं। ये टीचर्स पर क्या होते हैं, फुल डिपेंडेंट होते हैं, फुल डिपेंड होते हैं। इनका नेचर क्या रहता है, पैसिव नेचर का रहता है। क्या होते हैं ये, पैसिव इन नेचर, पैसिव नेचर के होते हैं। इनका रोल जो होता है पैसिव नेचर का होता है, क्योंकि इसमें जो टीचर ने कह दिया वही सुनते हैं और वही लर्न करके उनको याद रखते हैं चीजों को, अपनी तरफ से कभी भी कुछ नहीं करते। दे लर्न बाय टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, देयर फैमिलीज एंड देयर फ्रेंड्स। इतना छोटा बच्चा जब होता है तो वो किन से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। जो उनको सिखाया जाता है, जो वो देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, उन्हीं चीजों को वो सीखते हैं। दे आर वेरी कीन टू सर्च फॉर न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। वो क्या देखते हैं, सर्च करते हैं, देखते रहते हैं नए, डेली डे बाय डे उनको डेली नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। ठीक है, उनको वो याद करने की कोशिश करते हैं, उनको समझते हैं। जो जैसे बोलता है उसको वैसे ही क्या करते हैं, ये इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। दे यूजुअली यूज देयर इमेजिनेशन टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। कुछ भी देखते हैं करते हैं, उनसे क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं चीजों को, अपने वे सेंसेस को यूज करते हैं। 5 सेंसेस हमारी होती हैं, टच स्मेल साइट हियरिंग, टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स को इन चीजों के थ्रू वो सीखते हैं। Their attention span is quite short, so they constantly need to be involved in attractive and highly engaging activities to hold on to their attention. वो क्या करते हैं, जहां पर उनकी अटेंशन ज्यादा क्रिएट होगी वो उन्हीं चीजों के पास जाके अट्रैक्ट होते हैं। टॉयज को देख के बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो उनको चीजें पसंद है उनको देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं चीजों में एंगेज होने की वो कोशिश करते हैं। दे नीड टू बी वेरी ऑलवेज मोटिवेटेड एंड encouraged to try out new things, न्यू चीजों को तरफ जाते हैं। These pupils need personal guidance from teachers always. उन्हें क्या चाहिए होती है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है। आपने जैसे देखा होगा स्कूल में, जैसे कि जो इतने छोटे बच्चे होते हैं उनको टीचर कैसे वर्क कराती है, अब उनको जैसे ब्लैक बोर्ड पे करा दिया और बच्चों ने बेंच पे बैठ के काम कर लिया, ऐसे नहीं होता। इनको पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है। आपने देखा होगा कि टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाते हैं और वहीं पर अपने टेबल के पास बच्चों को बिठाकर वहीं पे होमवर्क करवाते हैं, उनको चीजों को समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एडोलसेंट लर्नर। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे जनरली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अर्ली एडोलसेंट एंड लेट एडोलसेंट। 12 टू 19 तक का पीरियड रहता है इन दोनों का ही। ये पर्सनल आइडेंटिटी, लुकिंग फॉर पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। लुकिंग फॉर एक्टिविटीज, ये किन एक्टिविटीज को देखते हैं, जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजों को याद करते हैं। These learners lose interest in a subject matter, they become quite destructive and don't want to be involved in it any further.
जिन चीजों को वो नहीं समझ पा रहे या उनका इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता, वो उन चीजों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि यंग वाले में क्या था, वो चीजों को देखते हैं, वो ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें ये चीजें करनी है या नहीं करनी है। एडोलसेंट के केस में क्या होता है, लर्नर्स क्या करते हैं, जिन चीजों में उनका इंटरेस्ट बनता है वही चीजें वो करते हैं और चीजों को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। दे नीड हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स थ्रू रेलेवेंट फीडबैक फॉर कंसेंट इम्प्रूवमेंट। वे उनका क्या रहता है कि वे दे नीड हेल्प, वे किससे हेल्प लेते हैं, टीचर से लेते हैं। उन टॉपिक्स पर लेते हैं जिन टॉपिक्स को वो करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड वो क्या करते हैं, उनसे टीचर से चीजों को समझते हैं, फीडबैक लेते हैं, उन जो वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होती है, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट होती जाती है चीजों को लेकर। कुछ काम कर रहे हैं, कोई टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, वो चीजों को क्या करते हैं, टीचर से समझते हैं, उनका सपोर्ट से समझकर चीजों को और बेटर वे में करते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। दे नीड द हेल्प ऑफ टीचर टू ब्रिज द गैप बिटवीन सिलेबस डिजाइन एंड देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो ब्रिज का काम करते हैं वो टीचर करते हैं, जो चीजें उन्हें समझ आ जाती है, इंटरेस्ट में होती है, वो इनको चीजें अपने अच्छे से कर लेते हैं। जो चीजें सिलेबस में है बट उनको नहीं समझ आ रही, तो उस गैप को दूर करने का काम कौन करता है, टीचर करता है। दे कैन परफॉर्म चेंजिंग एक्टिविटी, चैलेंजिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। दे नीड टू बी डायरेक्टेड एंड गाइडेड टू कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ सक्सेस। सक्सेस की तरफ लेके जाने के लिए उनको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। एक आता है हमारा लास्ट, एडल्ट लर्नर। एडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं, एडल्ट अबव 18 के होते हैं। ठीक है, ये मानकर चलते हैं कि वो फुल्ली मैच्योर हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उनके पास नॉलेज है, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हाईली डिसिप्लिन्ड में होते हैं, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, लर्न कैसे करना है, चीजों को क्या समझना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसमें क्या था कि हम अपने इंटरेस्ट, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, हम उन चीजों को कर रहे थे। बट अबव 18 में क्या होगा कि हमें पता है कि ये चीजें हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे लिए चीजें बहुत जरूरी है करना। तो अगर वो चीजें हमारे लिए जरूरी है करना, तो वो क्या करेंगे, वो उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड। देखिए इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डिफाइंड है क्लियरली। तो उन स्पेसिफिक गोल्स को वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो चीजें उनको अचीव करनी चाहिए उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं, बजाय कि ये देखने की कि हमारा इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वाइड नॉलेज होती है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर सेल्फ बेस्ड। ठीक है, रिप्लाई अपॉन देमसेल्व्स एंड वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ, वो अपने सेल्फली वर्क को करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो वो अपनी हेल्प लेते हैं इससे related। ओके, ये था हमारा लर्नर जिसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद आते हैं हमारे मेथड्स कि इन लर्नर्स को क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, टाइप्स हैं कि कैसे कैसे इनको टीच किया जा सकता है, किन किन तरीकों से उनको पढ़ाना। देखिए हर एक पर्सन का पढ़ने का जो तरीका होता है अलग होता है, समझने का तरीका भी अलग होता है। अब एक टीचर कोई एक लाइन बोलता है, ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस बोलता है, किसी को इंग्लिश में क्लियर होता है, किसी को हिंदी में क्लियर होता है, किसी को उनको प्रॉपर वे में खोल के एक एक सेंटेंस, एक एक मतलब एक एक वर्ड को क्लियरली हर एक का मीनिंग बता के उसको तब क्लियर होता है। तो हर चीज को इंडिविजुअल लेवल पे उनको समझाना चीजों को, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज किया जाता है। एक अब मान लो कि जैसे मैं अब आपको करवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है, अब मैंने एक रिकॉर्डिंग कर दी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं, अब पता नहीं कितनों को समझ में आ रही नहीं। तो मेरा लेवल में क्या लेकर चलूंगी कि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं पता है। मैं एक तो क्या लेकर चलूंगी, स्टार्टिंग से बिल्कुल बिगनर्स के लिए लेकर चलूंगी कि उनको, ताकि हर एक एक कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से करवा पाऊं, ताकि हर एक कंसेप्ट उनको क्लियर हो जाए। हर टीचर की कोशिश रहती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेस्ट वे में करवा पाए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का वो यूज करती है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। देखिए टीचर एक तो होता है हमारा टीचर सेंटर, एक होता है लर्नर सेंटर, एक होता है मिक्स। क्योंकि टीचर सेंटर में कौन कौन से आते हैं, जैसे लेक्चर आते हैं, टीम टीचिंग आती है, टीवी, वीडियो प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट मेथड। और लर्नर सेंटर में क्या होता है कि ट्यूटोरियल, असाइनमेंट। देखिए बेसिकली क्या मीनिंग होता है इनका, जो टीचर सेंटर होगा तो टीचर उसका सेंटर पार्ट होगा। दैट मीन्स टीचर के बिना लर्नर कुछ नहीं कर सकता। टीचर वो क्या है, मेन एक्टिव रोल जो प्ले कर रहा है वो टीचर करता है। टीचर कैसे एक्टिव रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव हैं, जो टीचर उन्हें करवाएगा, जो जैसा टीचर ने उसे बता दिया वो वैसा ही एज इट इज उसी फॉर्म में उन चीजों को समझते हैं, लर्न करते हैं।
एक होता है लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर में जो मेन रोल होता है लर्नर का होता है, वो फुली मैच्योर है, उसे पता है कि मुझे कैसे चीजों को समझना है, करना है। वो क्या करता है, सिर्फ उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वो किससे मिलती है, उसे टीचर से मिलती है। टीचर को हम ये नहीं कह सकते इसमें कि टीचर उनको प्रॉपर गाइड करता है, टीचर प्रॉपर गाइड करने के साथ साथ चीजों को सीखता भी है, तो इसमें इन्वेंशंस का रोल होता है। जो टीचर सेंटर होता है इसमें जो होती है डिडक्टिव होती है, डिडक्टिव होती है टीचिंग, डिडक्टिव टीचिंग होती है। डिडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, डिडक्टिव टीचिंग में क्या करते हैं कि चीजों को, उनको पहले उनको चीजों को क्या करवाया जाता है, कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो जिस टॉपिक को समझाना चाह रहे हैं पहले वो उनको क्या करेंगे, कंसेप्ट्स को उनको समझाते हैं कि वो कंसेप्ट में एक्चुअल में वो क्या बात बोल रहा है। फिर उसके बाद उसमें क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल के थ्रू वो कंसेप्ट्स क्या थे वो और अच्छे बेटर वे में उनको क्लियर हो जाए। जबकि जो लर्नर सेंटर होता है, लर्नर सेंटर में क्या होता है, इंडक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, इंडक्शन, इंड्यूस किए जाते हैं। ये क्या होता है, इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव इन नेचर होता है। इंडक्टिव इसमें क्या होता है, इनोवेशंस की जाती हैं, नए नए आइडियाज को ढूंढा जाता है, नए नए आइडियाज को ढूंढना, एक्सपेरिमेंटेशन, वो सारा क्या होता है, लर्नर सेंटर का एक पार्ट होता है। जैसे जैसे उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है उनके साथ मेन रोल प्ले ना करके उनके साथ मिलकर, लर्नर के साथ टीचर मिलकर क्या करता है, उसे आगे गो थ्रू करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, उसे नए नए आइडियाज को जनरेट हो रहे हैं उससे, तो उनके बारे में वो डिस्कशन करके लर्नर एज अ सेंटर का काम करता है। इसमें इसमें जो टीचर का रोल रहता है एज अ गाइडर भी रहता है, प्लस वो साथ साथ चीजों को सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इंडक्टिव टीचिंग, इसे बोलते हैं हम इंडक्टिव टीचिंग। और जो ये होता है, ये होता है मिक्स्ड। जब एक हम स्मॉल ग्रुप में, जब हम स्मॉल ग्रुप में हम जिन मेथड्स का यूज कर सकते हैं उनके लिए होते हैं ये मेथड्स। और ये हैं जो हमारे पास लार्ज, जब हमारे पास लार्ज ऑडियंस होती है, लार्ज ग्रुप होते हैं, लार्ज ग्रुप नहीं कह सकते इन द सेंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हम किन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे सारे हम। अभी आपको मैंने ये बताया कि लर्नर सेंटर क्या है और टीचर सेंटर क्या होता है। दोनों ही बेस्ट होते हैं, डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन क्या है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे हम पढ़ा सकते हैं, एक इंडिविजुअल बेसिस पर, ग्रुप बेसिस पर, एक स्मॉल ग्रुप में। तो सभी में जो तरीका होता है टीचिंग का वो डिफरेंट होता है। एक लार्ज ग्रुप को पढ़ाना, एक छोटे ग्रुप को करवाना और एक इंडिविजुअल को करवाना, तीनों में क्या होगा, लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हर एक में टीचर अपना एक अलग रोल प्ले करता है। फर्स्ट आता है हमारा लेक्चर मेथड, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या होता है कि टीचर एक लेक्चर दे देता है, अपनी बात को कहता है, समझाता है स्टूडेंट्स को। इसमें जो एक्टिव रोल रहता है वो रहता है टीचर का। टीचर इसमें क्या होता है, एक्टिवली होता है, टीचर एक्टिव होता है। और जो स्टूडेंट्स का रोल जो रहता है, स्टूडेंट, लर्नर, जो भी होगा, लर्नर, पैसिव रोल होता है इसका। पैसिव रोल मतलब जो टीचर ने बता दिया वही, इसमें ना कोई क्वेश्चनिंग होती, इसे हम वन वे भी बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वन वे कम्युनिकेशन। वो लेक्चर मेथड जो होता है वन वे होता है, इसमें टीचर ने जो बता दिया वही स्टूडेंट्स ने सुन लिया। उसके बाद कोई ऐसी क्वेश्चनिंग नहीं है या कोई ऐसा फीडबैक नहीं होता। लेकिन कई बार कुछ केसेस में क्या होता है, जब टीचर खुद से पूछता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बताइए, और स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं और टीचर फीडबैक देता है, तब हम इसे बोल सकते हैं टू वे। वैसे ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर एक्सप्लेन द मैटर इन सिंपल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, टीचर सारी चीजों को समझाता है, एक्सप्लेन करता है। ये देखो लेक्चर जो मेथड होता है इसमें टीचर को पता होता है कि मैंने जो बात बताई वो स्टूडेंट सुन रहे हैं, इसमें वन वे कम्युनिकेशन है। तो इसलिए कोशिश की जाती है जितना सिंपल वे में हो सके, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो, बच्चों को जितना अच्छे से समझ आए, लर्नर को बेस्ट वे में क्लियरली समझ आए टॉपिक, तो इसलिए जितने इजी से इजी लैंग्वेज का इसमें यूज किया जाता है।
This method is particularly used in the secondary classes and above. This method can be used to motivate students को क्या देते हैं motivation दे सकते हैं, clarify and review and expand contents को expand कर. Okay, systematic and effective information about some events and trends. It gives students training in listening. Students को सुनने की क्षमता को प्रदान करता है. It develop good audience habit. It provide opportunities of correlating events and subjects. इसमें क्या करते हैं correlate कर करके एक टॉपिक से दूसरे नए टॉपिक्स पर जाते हैं. लिंक किया जाता है प्रीवियस नॉलेज, जो स्टूडेंट्स की जो नॉलेज होती है उनको आगे गो थ्रू करके उनके आगे एडिशनल नॉलेज को उसमें ऐड किया जाता है. तो ये होता है लेक्चर मेथड. ट्रेडिशनल मेथड, ओके, बहुत इजी मेथड होता है ये एक टीचर का. सबसे बहुत पुराना है एक लेक्चर को देना, अपनी बात को कहना, बच्चों को समझाना. एक होता है टीम टीचिंग, ये भी टीचर सेंटर होता है. टीम टीचिंग, अब एक पर्टिकुलर क्लास को देखिए, जैसे कि लेक्चर मेथड है, इसमें क्या हो रहा है कि एक टीचर अपना लेक्चर दे रहा है, सभी स्टूडेंट्स को इक्वली समझा रहा है. टीम टीचिंग में क्या होता है, जैसे कि क्लासेस होती हैं, जब आप 7th 8th बड़ी क्लासेस में आ जाते हो, तो टीचर क्या होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर करवाते हैं आपको. वो होता है टीम टीचिंग का काम होता है. उसको प्रॉपर प्लान किया जाता है, कंडक्ट एवेल्युएशन का, लर्निंग कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स, देखो सेम ग्रुप ऑफ लर्नर, ग्रुप सेम रहेगा, क्लासेस आपकी वही है, लेकिन टीचर इसमें क्या हो रहा है, एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं. कि इंग्लिश का अलग सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं टीचर, हिंदी का अलग सब्जेक्ट का टीचर आ गया, मैथ्स के लिए अलग आ गया, ऐसे साइंस सबके लिए अलग अलग आते हैं. तो उसे बोलते हैं हम टीम टीचिंग. ये फ्लेक्सिबल है, कॉमन है काफी, स्कूल्स में ये अप्लाई किया जाता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये टीम वर्क ही किया जाता है. ओके, इसको हम 2 वे बोलते हैं. क्वेश्चनिंग करना और सारा कुछ इसके अंदर आता है, लेकिन ये 1 वे भी होता है, वही सेम लेक्चर मेथड की तरह ये टीचर सेंटर भी होता है ये. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड. टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं दे ही रही हूँ आपको, अब एक वीडियो मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, अब आपके पास मैंने क्या कर दिया, यूट्यूब पर डाल दिया. अब इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ काफी सारे स्टूडेंट्स के पास ये जाएगी और वो क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर को सुन सकते हैं. लेकिन उसमें क्या होगा, उनको 1 वे है, बट वही है, कमेंट्स आप करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी. बट एट प्रेजेंटली हम इसमें फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता है. इसके अंदर क्या होगा कि जस्ट एक रिकॉर्डिंग की, और लेकिन अब ऑनलाइन भी होती है. ठीक है, इसमें ऑनलाइन भी दी जाती है प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन जब टीचर लाइवली पढ़ाते हैं. बट लेकिन जो वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस का ही होता है. टीचर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कंटेंट को यूजिंग डॉक्यूमेंट्री, देखो जैसे पीपीटी बनाकर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस वगैरह दिखाकर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग लेवल सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है. दिस स्ट्रेटेजी इज इंटेंडेड टू असिस्ट द टीचर in better explaining the subject matter. Video can help address this gap in training by giving both general and special education teachers the opportunity to teach students at their own pace. वो अपने ही प्लेस पर बहुत अच्छे से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने बेटर वे में अपने आप पढ़ सकते हैं. वे स्टूडेंट्स कैन री वॉच, देखिए अब ये वही बात आ गई ना, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, री वॉच कर सकते हैं एक वीडियो को कितनी भी बार, इन ऑर्डर टू गेन एंड रिटेन लर्निंग मटेरियल. देखो अगर आपको नॉर्मली क्लास में आपको फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो वो क्या होगी, रिकॉर्डेड नहीं होती है, कि जो आपने सुन लिया वो आपने कर लिया, कुछ चीजें होती है माइंड से स्किप भी हो जाती है. तो उसके लिए हम क्या भी करते हैं, नोटबुक लेके रखते हैं, अपने राइट डाउन करते हैं. बट वीडियो में क्या होगा कि आपके पास वो वीडियो ऑल हमेशा ही आपके पास रहेगी, कभी भी वो क्लास आप कभी भी देख सकते हैं. उससे क्या हो जाएगा, आपके माइंड में जो कंसेप्ट क्लियर नहीं भी आते, कई बार हम माइंड से स्किप हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को दोबारा देखकर उन चीजों को दोबारा से समझ सकते हैं, उन चीजों को फिर से गेन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स उनको ओपन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो मेथड थे टीचर सेंटर्ड के. 3 मेथड्स हमने किए हैं, लेक्चर मेथड, टीम वर्क में, और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड. देखो होता है मिक्स स्ट्रेटेजी. मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या होगा, जब एक स्मॉल ग्रुप के लिए, छोटा सा एक ग्रुप होगा, उनके लिए हम स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं. स्मॉल ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजी अडॉप्ट जो टीचर करता है वो क्या क्या होती है. एक होता है ग्रुप डिस्कशन मेथड. ग्रुप डिस्कशन मेथड, इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड एग्जांपल्स ऑन द गिवन टॉपिक अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. उनके बीच में क्या होता है, डिस्कशन होता है. अब देखिए कि 5-7 स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर बैठा है, तो उनके साथ किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन की जाती है. देखो इसमें क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मेथड को हम क्या बोलते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है. ये 2 वे कम्युनिकेशन
और इसके अंदर क्या होता है कि टीचर किसी भी टॉपिक से, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके बारे में स्टार्ट करता है और सभी स्टूडेंट्स इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। सभी को पूरा राइट होता है क्वेश्चनिंग करने का, अपने आइडियाज को देने का। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें क्या बताएंगे, देयर इज अ सिचुएशन वेयर ए ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट आर मेड टू डिस्कस देयर व्यू पॉइंट ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू। जो जॉब इंटरव्यू भी होते हैं ग्रुप में, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है सबसे, तो जो बेटर होगा उसको ले लिया जाता है। तो इसे बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्म, ब्रेन में स्टॉर्म, तूफान लाना, मतलब कि एक कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है टीचर, ठीक है। टीचर एक टॉपिक बोलता है, डिस्कस करता है स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है कि जितने भी आइडियाज आपके ब्रेन में हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन में तूफान लाना, मतलब जितना भी तूफान है, जितने नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सबको बताओ, ठीक है। बिना सोचे समझे कि उस वो सही है गलत है, जो भी माइंड में आए, आप अपने दिमाग से जो भी आपको समझ आता है उसके बारे में बताओ। In this method, a group of learners is asked to discuss amongst themselves and reach a conclusion about a particular topic से conclusion पे पहुंचा जाता है। This involve the teacher and learner. It is called mixed method of teaching. इसमें involvement दोनों का होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं mixed method। इसका बेनिफिट क्या रहता है, एक ग्रुप ऑफ टू कंक्लूड, ये हेल्प करता है पूरे ग्रुप को उस कंक्लूजन तक पहुंचने में, क्योंकि कोई कुछ आइडिया देगा, कोई कुछ देगा, तो एट लास्ट हम इतने जनों के साथ मिलके जब हम किसी टॉपिक पर, किसी प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक सोल्यूशन भी मिलता ही है। तो उसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। हेल्प इन गेइंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए सिचुएशन, जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जितने ज्यादा से ज्यादा हम उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका ये बेनिफिट रहता है। डिसएडवांटेज क्या रहता है कि सम रिलेवेंट पॉइंट्स कैन बी ओवरलुक्ड, बार बार काफी वही पॉइंट्स सामने आते रहते हैं। कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एवरी मिनट डिटेल ऑन द आउटकम, कि उससे ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, एक मिनट से ज्यादा डिटेल में उसके बाद प्रिडिक्शन नहीं होती है। एक पैनल डिस्कशन क्या होता है, पैनल डिस्कशन, पैनल बना दिया जाता है, उसमें मेंबर्स होते हैं 5-7 जो एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, उनका एक पैनल बना दिया जाता है, उनके बीच में जो डिस्कशन होती है पैनल के बीच में, उसे बोला जाता है पैनल डिस्कशन। इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन दैट ब्रिंग टुगेदर मल्टीपल एक्सपर्ट्स, इसमें जितने होते हैं मल्टीपल एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सप्लोर स्पेसिफिक टॉपिक्स पर भी बातें करते हैं, शेयर देयर प्रोस्पेक्टिव्स एंड एंगेज इन लाइवली डिस्करेज। अब जैसे कि कमेटी होती है, बनाई जाती है कुछ लोगों की, वो जो डिसीजंस लेते हैं मिलकर लिए जाते हैं, वो एक पैनल ही बना दो, उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। जैसे कि लोकसभा में डिसीजंस होते हैं, वो एक पैनल ही बनाया जाता है कि जो आगे बैठे हुए होते हैं उस पर एक डिस्कशन चलती है, बहस चलती है उनके आपस में, और उसके बेसिस पर वो क्या लेते हैं, फिर एक डिसीजन पहुंचते हैं। एक पैनल डिस्कशन में क्या-क्या इंक्लूड किया जाता है, एक मॉडरेटर और प्रेजेंटर और ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम विद इन द स्पेसिफाइड फील्ड, वो स्पेसिफिक फील्ड का हो जिस टॉपिक पर डिस्कशन की जा रही है। डिस्कसिंग एंड डिसेंटिंग द क्वेश्चन विद वन अदर, एक्सपर्ट शेयरिंग देयर ओपिनियंस को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टाइज फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स इन रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडरेटर। वो उस टॉपिक के ऊपर सभी डिस्कस करते हैं, इसमें सब एक्सपर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें टीचर क्या करता है कि हर एक को एक टॉपिक दे देता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट को बनाना होता है। वो क्या करते हैं, ये लर्नर सेंटर होता है, लर्नर अपने बेसिस पर वो बना के लेकर आते हैं। द टीचर इज अ गाइड, टीचर क्या करता है, उनको गाइडेंस देता रहता है। एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द क्लास आर कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट्स themselves. This help improve self-reliance and self-responsibilities among students. स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, इसमें वो आत्मनिर्भर बनते हैं, ठीक है, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो प्रोजेक्ट को बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना सीखते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट लर्न ऑन देयर ओन एंड डेवलप देयर ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग। तो इनसे चीजें, अगर हम खुद से सेल्फ स्टडी से कोई टॉपिक रेडी करते हैं तो बच्चों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है, किसी भी चीज को बहुत बेटर वे में वो समझते हैं, कैसे कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, काफी सारी नॉलेज उन बच्चों को मिल जाती है। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट आता है ट्यूटोरियल टीचिंग। ट्यूटोरियल क्या होता है, कंडक्टिंग स्मॉल ग्रुप में वो कंडक्ट की जाती है 4 से 10 लोगों के बीच में। हैज एडवांटेज ऑफ बीइंग इंटरैक्टिव बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर।
It is an ideal method of teaching. टीचिंग का ये आइडल मेथड होता है when student already have a significant amount of knowledge. स्टूडेंट्स के पास क्या है, प्रॉपर नॉलेज है. Important features of the tutorial method is that it provide personalized and individualized instruction. Students receive one-on-one or small group instructions from a tutor or teacher, which allow for a more tailored and personalized learning experience. देखिए ट्यूटोरियल में क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट कुछ भी अगर वो किसी भी टाइप की नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम होती है, उसमें उनको पर्सनली ट्रीट किया जाता है, पर्सनली उनको टीचर की मिलती है पर्सनल लेवल पर कि वो उस चीजों को बहुत अच्छे वे में समझ पाते हैं. इंडिविजुअली लेवल पर उनको चीजों को समझाया जाता है. ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स कह लो या एक ग्रुप होता है छोटे से, उस ग्रुप के अंदर 4 से 10 लोगों का वो ग्रुप होता है. उस ग्रुप के अंदर वो बच्चा अपनी चीजों को बताता है और इंडिविजुअल लेवल पर उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है. टीचर उसकी बातों को सुनता है और एक इंडिविजुअली लेवल उसको ही बताए गाइड किया जाता है कि कैसे उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, या उसको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई हेल्प चाहिए पर्सनल लेवल पर उसको यहाँ पर दी जाती है. एक होता है हमारा सिमुलेशन. सिमुलेशन सिमुलेशन में क्या होता है, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करवाया जाता है, उसको रिक्रिएट करना. सिमुलेशन क्या होता है, रिक्रिएशन ऑफ द रियल वर्ल्ड. मतलब जो चीजें रियलिटी में है उसको उस तरीके से क्रिएट करना, उसके अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो रियलिटी में होता है. बट डिफरेंस क्या होता है कि वो एक कंट्रोलेबल होता है. जो बाहर की दुनिया होती है एक्चुअल में, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट उसके अंदर हमारा कंट्रोल है. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि पायलट होता है, अब हम उसे रियल वर्ल्ड में चलाना तो उसको रियल वर्ल्ड में है. ठीक है, प्लेन को चलाना है उसको, लेकिन जब स्टार्टिंग में उसको प्लेन जब दिया जाता है वो ही नहीं दिया जाता, उसको सिमुलेशन के थ्रू पहले उसको सब कुछ सिखाया जाता है. सिमुलेशन में क्या होगा, रिक्रिएट किया जाता है चीजों को, जैसा उसको वैसी फीलिंग आती है कि जैसे मैं प्लेन को उड़ा रहा हूँ, तो उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट को वहां पर क्रिएट किया जाता है. एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, रॉकेट लेकर जाते हैं वहां पर. ठीक है, रॉकेट लेकर जाना उनको सारा पहले उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद ही उनको एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में लेके जाया जाता है, एक्सपीरियंस करवाया जाता है पहले उनको रिक्रिएट करके. ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिमुलेशन. रिक्रिएशन ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रोसेस इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग लार्ज मॉडल टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, running those models to see what happened. Simulation are used for scientific exploration, for safety test. उनकी सेफ्टी के लिए उनको ये एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो चीजों को बेटर वे में सीखे, समझे और एक्सपीरियंस करे. देखिए जैसे कि अब फायर ड्रिल इज अ एग्जांपल ऑफ सिमुलेशन. अब फायरिंग हो जाती है कहीं पर, तो क्या करते हैं, फायरमैन को बुलाया जाता है, तो उसको पहले इन चीजों के बारे में सिखाया जाता है सिमुलेशन के थ्रू, ताकि रियलिटी में जाने से पहले उनको एक कंट्रोल्ड वे में उन चीजों को समझाया जाए, सिखाया जाए. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रोल प्लेइंग. रोल प्लेइंग में क्या होता है, एक रोल को प्ले करना. स्टूडेंट या लर्नर क्या करता है, उसे एक रोल प्ले करता है, उस रोल को वो प्ले करके उसके बारे में इंडिविजुअली सब कुछ उसके बारे में सारा स्टैंडर्ड वो जान लेता है. इन ट्रेनिंग would be a customer service workshop where participants take turn playing the role of both customer and customer service representatives. क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 स्टार होटल्स होते हैं, वहां पर जो वेटर्स होते हैं उनको प्रॉपर पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो उस रोल को पहले प्ले करते हैं. उनके सामने क्या प्रॉब्लम, अब मान लो जैसे कि 5 स्टार होटल में आप लोग जाओगे, तो वहां पर क्या है, कोई भी आया वेटर आपसे कैसे बात कर रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उसको कैसे वहां पे प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे एक सिस्टमेटिक वे में होता है सब कुछ. आपने अगर कुछ भी उसको ऑर्डर दे रहे हो, अगर कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो उसको क्या रिप्लाई देना है, तो इन चीजों के बारे में ना उनको बहुत ही अच्छे से उसकी पूरी कंप्लीट करवाया जाता है, पूरा कोर्स करवाया जाता है. ठीक है, तो वो कैसे करते हैं कि उनको एक रोल प्ले करवाया जाता है, जब उनको प्रैक्टिकल होता है तो उसमें रोल प्लेइंग का यूज किया जाता है. तो वहां पर उनके सामने एक्सपर्ट्स आएंगे, एक दो वो बैठेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो उनके आंसर वो देते हैं, तो उसके बारे में उनको कंप्लीट नॉलेज हो जाती है. तो रोल प्लेइंग इस कैन सिमुलेट वेरियस स्टैंडर्ड को, सच एज हैंडलिंग ए कंप्लेंट्स, कि कोई भी अगर कस्टमर है कंप्लेंट करता है तो उसको कैसे हमने ट्रीट करना है,
प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन, किसी भी फूड के बारे में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ कह रहा है, तो उसको हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम। ये कोई ये नहीं कि एक बार दे दिया तो फिनिश हो गया, तो टाइम टू टाइम उनको देनी पड़ती है, क्योंकि जो लर्निंग होती है वो कभी खत्म नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। हमें कभी भी किसी भी एज में कोई वर्क भी कर रहे हैं इवन, तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, काफी सारे चेंजेस आते हैं उसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें खुद भी चेंज करना पड़ता है अपने अंदर। कभी भी एज अ सेम लाइफ कभी नहीं चलती, क्योंकि इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेथड। कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ चेंजेस होते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है। एट द सेम टाइम दिस टीचिंग मेथड प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ रियल इंग्लिश टीचिंग एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मॉडर्न टाइम है। सारी चीजें ये नहीं है कि हम चीजों को सीखने के लिए हम डिपेंडेंट हैं, टीचर हमें, ये नहीं है कि कहीं पर भी आज के टाइम में अगर कोई इंसान को कुछ करना चाहता है, तो कहीं पर भी किसी भी कोने में किसी भी रिमोट एरिया में रहता हो, वो वहां से भी कर सकता है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो होती है, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि जो लर्निंग कंप्यूटर के थ्रू की जाती है, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू की जाती है, इंटरनेट के थ्रू की जाती है, उसे बोलते हैं हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। दैट इज मीडिएटेड बाय द कंप्यूटर विच रिक्वायर नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ए ह्यूमन इंस्ट्रक्टर इन ऑर्डर टू रन। Computer assisted learning describes the education that uses computer and other technology and does not require human intervention and interaction. It can take many different forms. We will review below, and despite its name, it involves a range of tools and devices such as mobile devices, tablet, desktops, and others. इन चीजों से क्या होता है, हम कहीं से भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। कि अब आपके सबके हाथों में क्या होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, घर पे लैपटॉप भी होंगे, पीसीज भी होते हैं, तो उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, हमें किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेस्ट से बेस्ट आपको टीचर आपको चैनल्स पर मिल जाएंगे, सभी की अपनी अपनी वीडियोस, जिस टॉपिक पे भी आप देखना चाहते हो, तो अपनी नॉलेज को बहुत इजिली गेन कर सकते हो। तो सभी का मेथड सबका अलग अलग होता है पढ़ाने का, जिसका मेथड बेस्ट लगे उसके मेथड से आप पढ़िए। ठीक है, तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियोस क्या होती हैं? टीचर अपलोड देयर वीडियोस अबाउट कंटेंट एंड देयर लेक्चर, लॉग स्पेसिफिक मोमेंट्स इन देयर timeline with the practice question. Students have to answer these questions first before they can continue to watch the rest of the video. Interactive teaching methods are teaching methodologies that focus on the maximum engagement of learners. In interactive teaching style, you involve your learner, ensure participation, make your students responsible for learning, design teaching learning activities based on their need and learning styles. इंटरैक्टिव वीडियोस, इंटरैक्ट करना, टीचर क्या करते हैं, अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं, कंटेंट्स को बेस्ट से बेस्ट बनाकर स्टूडेंट्स को, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चनिंग्स भी डालते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर भी आप लोग करते होंगे। ठीक है, तो आगे जो वीडियोस होती है उनके साथ साथ उनको आंसर करना, उसे बोलते हैं इंटरेक्टिव वीडियोस। इंटरेक्ट करना वीडियोस के थ्रू, उनके अंदर अपने आप को चेंज लेकर आना, उन चीजों को समझना, उन चीजों से इंटरेक्ट होना। एक होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ टेलरिंग लेसन टू मीट ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट, नीड एंड स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन चीजों को पढ़ना। टीचिंग दिस वे गिव स्टूडेंट्स चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ दे लर्न। वो क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, टीचर ने क्या किया, टीचिंग किस वे में स्टूडेंट्स की चॉइस है, फ्लेक्सिबल है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, हेल्प्स टीचर पर्सनलाइज लर्निंग, गिविंग स्टूडेंट्स ऑप्शन ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस रिक्वायर्ड लर्निंग। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्रिएट ए पपेट शो, ठीक है, राइट ए लेटर, डेवलप ए मॉडल विद लेबल्स यूजिंग। देखो इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स वर्क को करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी पावर कितनी है पढ़ने की, कुछ चीजों को सीखने की, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। ठीक है, कोई लेक्चर देके पढ़ाएगा, कोई किसके थ्रू पढ़ा रहा है, अब मान लो मैं वीडियो दिखाई आपको कोई चीज की, कोई टॉपिक आपको समझाना चाह रहे हैं, उस चीज से रिलेटेड क्या करा, वीडियो दिखा के समझो, या फिर उसकी इमेजेस दिखाना। ओके, या फिर एक छोटा सा ड्रामा
ड्रामा दिखाना, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, उससे रिलेटेड क्या करते हैं, एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, उसकी एक स्टोरी सी दिखाई जाती है। एक वो मेथड होता है किसी भी बात को समझाने का तरीका। जैसे कि होता है ना, अब ये काफी सारे आते हैं कि मतलब बर्थ गर्ल चाइल्ड होती है, गर्ल चाइल्ड को मारना नहीं है, इसके ऊपर भी तो भ्रूण हत्या, इनके ऊपर क्या बनाई जाती है, स्क्रिप्ट सी बनाई जाती है। तो उन चीजों को अपने मैसेज को देना, अपनी बात को समझाना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से देना, allowing student to work alone in a small group on their product। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या होती है, दिस मेथड हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लर्नर। लर्नर के ऊपर उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दिस कुड बी फ्रॉम एनी रीजन, एज और जेंडर एक्सेट्रा। दिस मेथड ऑल्सो एनेबल द लर्नर टू अटेंड क्लासेस एट देयर ओन प्लेस। इसको कहाँ से, कहीं से भी वो अटेंड कर सकते हैं। दिस हाउस वाइफ हो या एम्प्लॉयड पीपल हो, ओल्ड एज हो। ओपन लर्निंग कौन सी होती है, जो सभी के लिए ओपन है, कोई भी कहीं से भी उन चीजों को सीख सकता है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि अब आप लोग हो, कई हाउस वाइफ्स भी होती हैं जो नेट का एग्जाम दे रही होती है, बट वो क्या होती है, बाहर कहीं जा नहीं पाती हैं एजुकेशन के लिए, कहीं कुछ समझना हो तो आज उनके पास ये फैसिलिटीज है, ओपन लर्निंग हो गई है। तो फैसिलिटीज है, आप यूट्यूब से देखकर या किसी से ऐप के थ्रू आप क्या करते हो, अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये होती है लर्नर सेंटर की। लर्नर सेंटर क्यों, लर्नर के ऊपर ही बेस्ड है, टीचर ने उसको करवा दिया, लेकिन फिर जब तक लर्नर खुद से नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही इसके ऊपर आती है कि उसको खुद से ही चीजों को समझना करना है। फीडबैक होगा लेकिन जब वो क्वेश्चनिंग करेंगे तब। वैसे ये वन वे ही है, आपने वीडियो देखा, उसको समझा, किया, ठीक है। ओपन लर्निंग। एक होता है पीर पीर लर्निंग। पीर लर्निंग क्या होती है, पीर लर्निंग is the process in which learners learn from each other thought, exchanging ideas, thoughts and examples के थ्रू चीजों को समझना। Usually enroll किया जाता है in the same course in this learning process। For example, डिस्कशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो डिस्कशंस होती हैं स्टूडेंट्स के बीच में, से बोलते हैं पीर लर्निंग। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, सभी का फोकस उसके ऊपर होता है। जो स्लो लर्नर्स होते हैं, स्लो लर्नर गेट हेल्प फ्रॉम देयर, इससे उनको क्या होती है, उनको हेल्प होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है कि इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लो 50 स्टूडेंट्स क्लास में है, सभी का पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। कोई बात है, किसी के बच्चे का बोलने का तरीका अलग होता है, किसी का किसी बात को बताने का तरीका अलग होता है। तो जो स्लो लर्नर होंगे, चीजों को कम सीख पाते होंगे, तो एक चीज को 10 20 50 बार किसी बात को सुनते हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी, उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है प्री लर्निंग से। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इट इज नॉट रेगुलेटेड एंड कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। ये रेगुलेशन नहीं होता कि सभी, कभी वो बोल रहा है कभी वो, कोई ऐसा नहीं होता कि टर्न वाइज है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है इसमें। इनफॉर्मल अप्रोच होती है, ठीक है। इसमें चीजों को समझा जाता है, सभी अपनी अपनी बात को कहते हैं, लेकिन इसका फॉर्मल कोई मेथड नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है। इसमें कभी भी कोई भी अपनी बात को कह सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, दिस इज द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच देयर आर controlled and sequential steps where the learners are provided with program material that they cover at their own pace. There is constructive feedback provided to the learner for their development. They are also provided they with correct answer immediately for a better understanding of the topic. ठीक है? It is a process in which content is divided to smaller subdivision for convenience. प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि एक प्रोग्राम को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि 5 स्टूडेंट्स को ले लिया, एक टॉपिक दे दिया, उसमें छोटे-छोटे पार्ट्स में उन कंटेंट को हमने डिवाइड कर दिया कि इसको ये रेडी करना है, इसको ये रेडी करना है और इसको ये रेडी करना है। वो पूरा कंप्लीट टॉपिक को हमने क्या किया, स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके सभी को छोटा-छोटा सब पार्ट उसका दे दिया। तो सभी अपने लेवल पर उस चीज़ को क्या करते हैं, रेडी करते हैं, ठीक है। और उससे फीडबैक लिया जाता है। इससे कंस्ट्रक्टिव, इससे क्या होता है कि उस लर्नर का डेवलपमेंट होता है। इंटरनली क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। वो चीजों को और अच्छे तरीके से गहराई से सोचेंगे, डिस्कवर करेंगे, न्यू आइडियाज को लेकर आएंगे। मेंटली उनकी ग्रोथ होगी, चीजों को और बेटर वे में समझ पाएंगे। एक छोटे छोटे पार्ट को देने का बेनिफिट यही होता है कि वो छोटे से पार्ट को बहुत ही गहराई से रिसर्च करता है, उसके ऊपर डिस्कवर करता है, एक नई नई चीजों को खोज के लेके आना।
उसे बोलते हैं हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कुड बी अ टेस्ट विद एमसीक्यूज का जो टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, एमसीक्यूज का जो टेस्ट होता है वो किस बेस पे ही होता है कि चीजों को उन्होंने किया, उसके बाद उनको क्या होगी, कंप्लीट नॉलेज होगी। अगर उनसे कुछ भी क्वेश्चनिंग की जाएगी तो वो उसका करेक्ट आंसर देंगे। वेन एवर द स्टूडेंट चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन ही इज प्रोवाइडेड विद इमीडिएट फीडबैक एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्ट आंसर। तो उनको क्या दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है करेक्ट आंसर का, फीडबैक उनको इमीडिएट मिलती है। इसमें आपने कोई टॉपिक रेडी कर लिया, आपसे एमसीक्यूज पूछे गए, अगर आपको कोई भी इनकरेक्ट भी आ जाता है तो उसको आपको उसी टाइम क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोजेक्ट बच्चों को दे दिया जाता है, अपने लेवल पर उस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना। उसमें था कि स्मॉल ग्रुप था, इसलिए उसके अंदर भी मैंने मिक्स वाले में भी इन्वॉल्व किया था। यहाँ पर इसका अलग से ये है कि स्टूडेंट सेंटर होता है, ये प्रोजेक्ट उनको अपने ही बेस पर कंप्लीट करके लाना होता है। दिस मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू द असाइनमेंट मेथड, द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इन्वॉल्व एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। द स्टूडेंट्स कैन प्रेजेंट द प्रोजेक्ट एज अ वर्किंग मॉडल, static structure, or even a report. The students are given a particular topic, उन्हें दे दिया जाता है, they do extensive research on it, extensive जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, include a market survey, then they present their findings in the form of a report। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। This does not involve teaching by the teacher, is slowly solely conducted by the students on their own। ये अपने लेवल पर खुद से करते हैं, सारे रिसर्च करके नए डिस्कवर करके आइडियाज लेकर आते हैं और एक अपना बढ़िया सा प्रोजेक्ट रेडी, उनसे काफी उनकी नॉलेज इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट होता है। A teacher asking student to make a working model of a windmill or volcano could be an example of project based। कि प्रोजेक्ट जो दिए जाते हैं स्टूडेंट्स स्कूल लेवल पर भी दिए जाते हैं, कि आपको प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं ना कि अपना अपना एक मॉडल बना के लेकर आना इस टॉपिक पर, इस टॉपिक पर। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी इंटरनली डेवलपमेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट्स क्या होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स तो क्या होते हैं, जब एक टीचर बिना पढ़ाए उन चीजों को बच्चों को दे दिया जाता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके बारे में वो कंप्लीटली उसको डिस्कवर करते हैं। असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, असाइनमेंट एक ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को करवा दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं बच्चों को। दिस इज अ मेथड where the teacher assign a particular task of completing a piece of work, say a few questions to be solved, writing a composition, or writing about a topic in their own words, which could be done individually as well as in group as decided by the teacher। ये टीचर डिसाइड करता है, क्वेश्चंस जो उनको देने हैं इंडिविजुअल लेवल पर उनको करके लेकर आने होते हैं। मेथड डिपेंड ऑन द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डिपेंड करता है। इट इज कंसिडर्ड एज द स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर हैज गिवन असाइनमेंट टू द स्टूडेंट टू मेक ए प्रोजेक्ट ऑन वॉल्केनो। देखो, अब उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने, इस बात में डिफरेंस है। देखो, प्रोजेक्ट बनाना है वॉल्केनो के ऊपर, असाइनमेंट दिया हुआ है। असाइनमेंट में क्या होगा कि उन चीजों को पहले टीचर ने बताया है, फिर उससे रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है, इसीलिए उसको असाइनमेंट का नाम दिया गया। ठीक है। केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग। केस स्टडी में क्या होगा, किसी भी एक केस को स्टडी करना इन डेप्थ। Case study method of teaching is a process in which the teacher assign cases based on real life situation that the students are expected to go through and present their views on it। It is a method where teacher does not exactly teach, इसको exactly teach नहीं करता, बजाय की डिस्कशन की जाती है उस टॉपिक के ऊपर। This approach involves the active participation of the students and limited involvement of the teacher। टीचर का इन्वॉल्वमेंट इसमें कम होता है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा होता है। स्टूडेंट क्या करता है, उस टॉपिक से, उस रियलिटी के बेस पर जो वो घटना घटित हुई है या कोई भी वो केस है, उससे रिलेटेड जितने भी उसको एविडेंस मिलते हैं, जितनी भी उसे बातें पता चलती हैं, उसे सबको क्या करता है, वो नोट डाउन करके लेकर आता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, होरिस्टिक मेथड। होरिस्टिक मेथड क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रपाउंड किया था इसको, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ये। इसका मतलब होता है फाइंड करना, ढूंढना। द मेन एम इज टू द लर्नर टू एक्सपीरियंस थिंग्स रेदर देन बीइंग टीच अबाउट देम। इसमें क्या करता है लर्नर, एक्सपीरियंस करता है चीजों का, बजाय कि वो उनको पढ़ता है। लर्नर शुड ट्राई टू प्रिडिक्ट, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस द टॉपिक गिवन बाय द टीचर। टीचर कोई टॉपिक देता है, उससे रिलेटेड वो क्या करता है, उन चीजों के बारे में
प्रिडिक्शंस करता है, एक्सप्लोर उसको और ज्यादा समझने की कोशिश करता है, एक्सपीरियंस को गेन करता है, लॉजिकली थिंक सोचता है उसके बारे में, सेल्फ लर्निंग करता है, सेल्फ स्टडी आर प्रमोटेड इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग which eventually make the learners independent, जो लर्नर को क्या करता है, इंडिपेंडेंट बनाता है. For example, any sort of teaching in which there is experimental learning involved. There is no teaching from the teacher end considered a holistic method. If the student is asked to experience and experiment with the Newton first law rather than a teacher teaches in the classroom, it is considered to be a holistic teaching method of teaching. ठीक है, वो जो खुद से एक्सपीरियंस करता है बजाय कि टीचर पढ़ाए, उसे बोलते हैं होलिस्टिक मेथड. देखो इसका एग्जांपल, सॉरी इसके एडवांटेजेस देखिए. इट इज अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच एज द स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू सेल्फ लर्न, ताकि वो चीजों को अपने आप से पढ़े. द टीचर हैव लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, तो टीचर का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, कम. जहां पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, स्टूडेंट्स का ज्यादा होता है, तो चीजों को स्टूडेंट बहुत अच्छे वे में सीख पाता है. लेकिन ये भी डिपेंड करता है, अगर स्टूडेंट बहुत छोटा है, ठीक है, लर्नर क्या है, उसकी मेंटल ग्रोथ डिपेंड करता है. अगर वो मेंटली अभी छोटा है, वीक है, नहीं चीजों को इतना समझ पा रहा है, तो उसे टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है. जैसे कि हमने किया था, लर्नर 3 टाइप्स के होते हैं, उनको 3 कैटेगरी में, 3 लेवल्स में हमने डिवाइड किया था. तो उसके बेसिस पर हम उन्हीं के बेसिस पर हम मेथड्स को यूज करते हैं. तो सभी मेथड्स बढ़िया होते हैं, डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअली जो लर्नर है उसकी कैपेसिटी क्या है. लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है मेथड, उसके ऊपर कौन सा यूज करना है. दिस मेथड इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इन द लर्नर. लर्नर के अंदर क्या डेवलप होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड डेवलप होता है. ये और क्या हेल्प करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट्स की, पर्सनैलिटी एनहेंस होती है, यूजफुल बिल्डिंग कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है कि हम चीजों को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं. अपने आप से चीजों को जब सोच के, सेल्फ स्टडी जब भी कहा जाता है ना, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी होती है, क्योंकि हम चीजों को बहुत बेटर वे में उसमें समझ लेते हैं. डिसएडवांटेज क्या होता है, दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्राइमरी. यही बात मैंने आपको बताई कि हमें डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस टाइप के हैं. अगर आप छोटे बच्चे से एक उम्मीद करो कि हमने उसको बता दिया, अगर 3 साल का बच्चा है, अगर हमने उसको कोई टॉपिक दे दिया, तो वो उसके बारे में क्या करेगा, वो सिर्फ उस नाम को ही याद करेगा, क्योंकि वो क्या होता है, मेमोरी लेवल एक छोटे लेवल से वो स्टार्ट कर रहा है. Some students might find it difficult to understand the subject matter on their own and will need on explanation from the teacher. वो स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो खुद से चीजों को कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. The student should now have proper access to the internet, books, library, so that they can learn on their own basis पर. अब देखिए कुछ स्टूडेंट अगर ऐसा हो कि उसको, अगर हम उसको इंटरनेट के बारे में नहीं पता, वैसे आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है कि ना पता हो, लेकिन फिर भी हम ये लेकर चलते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भी पता है, तो उसके लिए बहुत हो जाएगा कि वो अपने बेसिस पर वो कैसे चीजों को फाइंड आउट कर सकता है. क्योंकि सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, जब तक हमारे पास उनकी नॉलेज नहीं होगी, तो तब तक स्टूडेंट उसके बारे में गेन नॉलेज नहीं कर सकता. तो सभी चीजें डिपेंड करती है, इंडिविजुअल के मेंटल ग्रोथ डिपेंड करती है, उसकी हर चीज, पर्सनैलिटी, हर चीज डिपेंड करती है, वो चीजों को कितनी आसानी से सीख पाता है, वो कितने आप से वो खुद से कर पाता है. लेकिन एक टीचर का गाइडेंस उसके साथ जरूरी होती है कि वो चीजों को उनको थोड़ा गाइड कर देते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है, तो वो डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करता है, वो टीचर करता है. तो डिपेंड करता है, हर एक मेथड डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस मेथड से वो चीजों को सीख सकता है. तो टीचर को क्या होगा कि उन्हीं मेथड्स का यूज करना चाहिए जिससे बच्चे को अच्छे से वो चीजें समझ में आए. डिपेंड सब कुछ लर्नर के ऊपर करता है. तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, अच्छे से इसको करिए. अगर आपको मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. तो ऐसी बेसिक और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी नेट से रिलेटेड. और मेरे चैनल पर आपको पेपर नंबर 1 से कंप्लीट नॉलेज, सारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे. एंड पेपर नंबर 2 कॉमर्स, सब्जेक्ट कोड 08, वो सारा मैं आपको इसी पर आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.